Hello, good morning, all of you. It is class 6th, chapter number आपका है 11, New Empires and Kingdoms. Now rest of the part. So here we will talk about earlier. Now we will read next heading Harshvardhan. King Harshvardhan. The source for Harshvardhan's period include his biography Harshcharit that was written in Sanskrit and authored by Ban Bhatt. कह रहे हैं हर्षवर्धन पीरियड की अगर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो इसमें शामिल है हर्षचरित, जो कि इसकी बायोग्राफी है, यानी इसके बारे में इसमें बताया गया है राजा हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित किताब में. दैट वाज रिटन इन संस्कृत, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, एंड ऑथर्ड बाय बाणभट्ट, और इसको लिखा किसने है? बाणभट्ट ने. हिज कोर्ट पोएट, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था. Besides the Harshcharit, the accounts of the foreign traveler Huansang, who is known to have visited India during the rule of Harshvardhan. इसके अलावा हर्षचरित के अलावा विदेशी यात्री हुएनसांग के जो किताबें हैं, जो उनके लिखी गई चीज़ें हैं, जो अकाउंट्स हैं, हु इज़ नोन टू हैव विजिटेड इंडिया, ये अकाउंट्स भी मौजूद हैं. हर्षचरित के अलावा हुएनसांग जो कि ट्रैवलर था, विदेशी यात्री था, जो कि यात्रा किया था हर्षवर्धन के राज्य में, ये भी एक दूसरा सोर्स है. और इसे इसलिए जाना जाता है हुएनसांग को क्योंकि उसने इंडिया में हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा करी थी, विजिट किया था. हुएनसांग लिव्ड इन हर्षवर्धन कोर्ट फॉर 8 years. हुएनसांग जो था वो हर्षवर्धन के कोर्ट में 8 सालों तक रहा. एंड केयरफुली डॉक्यूमेंटेड द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग हिज रेन. और हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे, जो भी विकास हो रहे थे, उनको उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंट किया, यानी उनको लिखा, उनके डॉक्यूमेंट बनाए. These literary sources also list the military conquests. ये जो साहित्यिक किताबें हैं, यानी जो किताबें वगैरह हैं, लिटरेरी सोर्सेज का मतलब है जो किताबें वगैरह हैं. ऑल्सो लिस्ट द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, इसमें हर्षवर्धन की सेना की जीतों के बारे में भी लिखा गया है. एंड कल्चरल अचीवमेंट्स, और संस्कृति किस तरीके की थी हर्षवर्धन के समय में, उसने क्या क्या संस्कृति को, कल्चर को किस तरीके से सुधारा. टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन के समय में जो भी संस्कृति थी और जो भी उसकी सेना ने, उसकी आर्मी में जीत हासिल करी, उनके बारे में भी इन लिटरेरी सोर्सेज में जानने को मिलता है. इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस ऑल्सो प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हर्षवर्धन्स रूल. इंस्क्रिप्शंस यानी जो लिखावट है, दीवारों पर हो चाहे पत्थरों पर हो, जो खुदाई करते हैं, और सिक्कों के ऊपर जो लिखा होता है. ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हर्षवर्धन रूल. इन सिक्कों से और इन लिखावटों से भी हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में या उसके शासन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. हुएनसांग अकाउंट्स ऑल्सो मेंशंस दैट एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल. हुएनसांग का जो अकाउंट है, उसकी जो किताब है, उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि लोगों का जो खेती था, जो खेती एग्रीकल्चर था, वो किस तरीके से हर्षवर्धन के समय में मेन ऑक्यूपेशन था, यानी लोग उस समय भी खेती ही करते थे, एग्रीकल्चर करते थे. फिर कह रहे हैं ट्रेड अलॉन्ग विद वेरियस क्राफ्ट्स वर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड. ट्रेड अलॉन्ग विद वेरियस क्राफ्ट्स यानी हाथ से बनाए गए सामान जो उस समय बनाए जाते थे, उनका व्यापार किया जाता था हर्षवर्धन के समय में. ऑल्दो पीपल लिव्ड अ सिंपल लाइफ, हालांकि लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन दे स्टिल फॉलोड द कास्ट सिस्टम, फिर भी वहाँ पर जाति प्रथा फैली हुई थी. देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, बहुत सारे अलग अलग तरीके के घर वहाँ बने हुए थे हर्षवर्धन के समय में. विच वर कंस्ट्रक्टेड विद वुड ब्रिक्स एंड डंग, जिनको लकड़ी का इस्तेमाल करके, ईंटों का इस्तेमाल करके और गोबर का इस्तेमाल करके बनाया जाता था. डंग मतलब गाय का या भैंस का गोबर. द सिटी स्ट्रीट्स वर सर्कुलर, शहरों में जो गलियां बनी हुई थी वो गोलाकार थी, सर्कुलर शेप में थी, सर्किल के शेप में थी. देयर वॉज नो पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम नहीं था. पर्दा सिस्टम अभी आगे आप जो है 8th क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. एंड वुमेन हैड द फ्रीडम टू परस्यू इन एजुकेशन, और महिलाओं को एजुकेशन पाने की पूरी स्वतंत्रता मिली थी, पूरी आज़ादी थी. ठीक है. पर्दा सिस्टम यानी जो पर्दा करती थी महिलाएं, अपना पल्लू करती थी पुराने समय में. आप देखते होंगे, हम लोग के यहाँ भी आजकल फैमिली में आप देखते होंगे कि लेडीज़ जो हैं वो आगे अपना साड़ी पूरा नीचे कर लेती हैं सर की तरफ. तो ये जो था, ये सिस्टम नहीं था हर्षवर्धन के समय में. और जो महिलाएं थीं, जो वीमेन थी, वो पूरी तरीके से फ्री थीं एजुकेशन पाने के लिए. ड्यूरिंग द 7th century हर्षवर्धन बिकेम अ प्रोमिनेंट रूलर.
7th सेंचुरी में हर्षवर्धन राजा था, वो बहुत ही फेमस रूलर हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ। ही इंटीग्रेटेड हिज किंगडम थानेश्वर विद कन्नौज एंड मेड कन्नौज हिज कैपिटल। उसने अपने किंगडम थानेश्वर को कन्नौज से इंटीग्रेट कर लिया, यानी मिला लिया, एंड मेड कन्नौज हिज कैपिटल। उसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इन हिज अकाउंट्स, उसके अकाउंट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ह्वेनसांग मेंशंस दैट हर्षवर्धन हैड अ वेरी लार्ज आर्मी। तो ह्वेनसांग ने ये मेंशन किया है कि हर्षवर्धन के पास बहुत बड़ी सेना थी। एंड एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ बंगाल एंड बिहार। उसके बाद उसने बंगाल और बिहार के ऊपर भी कब्जा कर लिया। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान एंड द एंटायर रीजन फ्रॉम द गंगा वैली टिल असम। उसने पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान और गंगा वैली का असम तक का, यानी गंगा नदी जो असम तक की निकली हुई है, वहां तक के सारे इलाके को उसने जीत लिया। हर्षवर्धन ऑल्सो अटैक्ड द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड बट वॉज डिफीटेड। हर्षवर्धन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड के ऊपर भी अटैक किया, लेकिन उसमें वो हार गया, डिफीट हो गई उसकी। लर्निंग एंड एजुकेशन ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड वॉज गिवन मच इम्फेसिस। यानी सीखना और शिक्षा देना हर्षवर्धन के समय में लर्निंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। एम्फेसिस मतलब उसको प्रोत्साहित, प्रमोशन दिया जाता था, उसको प्रमोट किया जाता था, उसको एनकरेज किया जाता था। इनफैक्ट ही वॉज अ राइटर हिमसेल्फ। वास्तव में जो हर्षवर्धन था वो खुद भी एक लेखक था। हु हैड ऑथर्ड 3 प्लेज, जिसने 3 नाटक लिखे, प्लेज लिखे संस्कृत में, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, ये 3 उसने प्ले लिखे, नाटक लिखे। Besides, Banbhat learned scholars like Subandhu and Dandin were a part of हर्षवर्धन कोर्ट। बाणभट्ट के अलावा बहुत ही विद्वान, यानी पढ़े लिखे जो लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, यानी विद्वान लोगों को स्कॉलर कहा जाता है, जो बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनको स्कॉलर्स कहते हैं। तो उनमें सुबांधु और दंडिन भी, बाणभट्ट के अलावा सुबांधु और दंडिन भी हर्षवर्धन के कोर्ट के हिस्से थे। ही ऑल्सो गेव द नालंदा यूनिवर्सिटी ए ह्यूज ग्रांट ऑफ 100 विलेजेस। राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक बहुत बड़ा, लगभग 100 गांवों की जमीन दान में दी थी। अर्लियर अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। पहले तो लॉर्ड शिवा को भगवान शिव की पूजा करता था, उनको मानता था। बाद में उसने बुद्ध धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। हर्षवर्धन पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड बिल्ट स्तूपास। हर्षवर्धन ने बुद्ध धर्म को पैट्रोनाइज की, यानी इसको प्रोत्साहित किया, इसको संरक्षण दिया, यानी बुद्ध धर्म की रक्षा करता था वो, उससे नई नई चीज़ें सीखता था, लोगों को भी बताता था। एंड बिल्ट स्तूपास, और उसने बहुत सारे स्तूप बनाए। स्तूप जो होते थे वो एक, आप कह लो, सिंबल होते थे पुराने राजाओं के, जिसमें उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती थी, उनके जो प्रीचिंग्स होती थी, राजाओं के जो उपदेश होते थे वो लिखे होते थे। बुद्धिस्ट कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग हिज रेन। बुद्धिस्ट कन्वेंशन यानी बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो मीटिंग थी, जो मिलना जुलना था लोगों का, वो नालंदा विश्वविद्यालय में उसके शासनकाल में हुआ था। अब चालुक्य राजाओं के बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द सतवाहना सेवरल स्मॉल किंगडम्स रूल्ड द डक्कन रीजन। कह रहे हैं सतवाहना राजाओं के डिक्लाइन खत्म हो जाने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य डक्कन रीजन में आए। द वकाटकाज वॉज वन ऑफ द किंगडम्स दैट रूल्ड द डक्कन। ऐसे ही वकाटकाज डायनेस्टी थी, जो कि छोटे राज्यों की बात करेंगे तो वकाटकाज किंगडम थी, जो कि डक्कन में राज करी थी। डक्कन मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों को बोलते हैं, पुराने समय में बोला जाता था। हाउएवर इट्स रूल डिड नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसका वाकटाकाज लोग जो थे, इनका बहुत लंबे समय तक शासनकाल नहीं चला। द वाकटाकाज वर सक्सीडेड बाई चालुक्य डायनेस्टी। वाकटाकाज के बाद चालुक्य साम्राज्य आया, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 543 CE बाई पुलकेशिन फर्स्ट, जिसको चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशिन फर्स्ट में 543 CE में इस्टेब्लिश किया था, यानी शुरू किया था। पुलकेशिन सेकंड वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। पुलकेशिन सेकंड जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था चालुक्य डायनेस्टी का। वी हैव इंफॉर्मेशन ऑन द चालुक्यन पीरियड थ्रू द होल इंस्क्रिप्शन दैट वाज अ प्रशस्ति ऑथर्ड बाई हिज कोर्ट पोएट रविकीर्ति। चालुक्य पीरियड के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो अहोल की इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिल सकती है। अहोल की जो लिखावट है उससे हमें जानकारी मिल सकती है। दैट वाज अ प्रशस्ति, जो कि एक प्रशस्ति है, यानी प्रशंसा में लिखा हुआ, प्रेज में लिखा हुआ एक
लेख है, ऑथर्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, जिसको कि उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। अहोल नाम की एक लिखावट है, इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें, जिसमें चालुक्य के राजा पुलकेशिन सेकंड के प्रशंसा के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिसे रवि कीर्ति ने लिखा था और जो कि पुलकेशिन सेकंड का कोर्ट पोएट भी था। दिस प्रशस्ति ऑल्सो मेंशंस हिज विक्ट्री, इस प्रशस्ति में यानी इस प्रशंसा, उसकी अच्छाई में जो चीज़ें लिखी हैं उसमें उसकी विक्ट्री के बारे में भी लिखा गया है, जिसे उसने हर्षवर्धन राजा के ऊपर जीता था, एट द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के किनारों पर। द डिफीट ऑफ पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द अहोल इंस्क्रिप्शन। अब पुलकेशिन सेकंड ने पल्लवा राजाओं महेंद्र वर्मन फर्स्ट को जो हराया था उसके बारे में भी अहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। मॉडर्न डे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर्म द चालुक्य एम्पायर। आजकल के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो राज्य हैं वो आपस में मिलकर पुराने समय का चालुक्य साम्राज्य बनाते हैं, यानी इन सारे इलाकों पर चालुक्य साम्राज्य था। पुलकेशिन सेकंड रेन इज रिमेंबर्ड एज बीइंग द ग्रेटेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ दक्कन। पुलकेशिन सेकंड का जो शासनकाल था उसे दक्कन के इतिहास में सबसे बड़ा पीरियड माना जाता है, यानी सबसे लंबे समय तक पुलकेशिन सेकंड ने दक्कन के ऊपर राज किया। आफ्टर हिज डेथ, इसकी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, चालुक्यास बिकेम वीक, चालुक्य बहुत कमजोर हो गए, एंड वर रिप्लेस्ड बाई राष्ट्रकूटास, फिर उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने राज किया। अब पल्लवा राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। कंटेम्परेरी टू द चालुक्यन डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी की तरह ही द पल्लवाज इस्टेब्लिश दमसेल्व्स इन साउथ इंडिया, पल्लवा राजाओं ने अपने आप को साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश किया और वहाँ पर उन्होंने कांचीपुरम अपनी राजधानी बनाई। कांचीपुरम नॉट ओनली फंक्शनड एज द पल्लवा कैपिटल, कांचीपुरम पल्लवा डायनेस्टी की केवल कैपिटल के रूप में ही फंक्शन नहीं करती थी, बट वॉज अ ग्रेट हब ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर। ये एक बहुत बड़ा हब था यानी कई सारी चीज़ें जब एक ही जगह मिल जाती हैं तो ये बहुत बड़ा हब था लर्निंग का, यानी बहुत पढ़ाई लिखाई का काम यहाँ पर होता था, एंड इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर, और बहुत ही इम्प्रेस करने वाला आर्किटेक्चर भी, यानी स्थापत्य कला या चित्रकारी या शिल्प कला जो थी यहाँ की वो बहुत ही अच्छी थी, यानी पत्थर वगैरह पर जो डिज़ाइन बनाना, दीवारों पर चित्रकारी करना, पुराने समय के जो महल होते थे, मंदिर वगैरह होते थे, इन सब का जो आर्किटेक्चर था, इनमें जो डिज़ाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। दैट वाज रिफ्लेक्टेड थ्रू द न्यूमरस टेम्पल्स इन दिस रीजन, जो कि हमें यहाँ के असंख्य मंदिर, यानी गिनती नहीं की जा सकती है, इतने मंदिरों में इस तरीके का रिफ्लेक्शन आर्किटेक्चर हमें दिखाई देता है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मन वर द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जिसने 571 से 630 सीई तक राज किया, और उसके बाद नरसिम्हा वर्मन जिसने 630 से 668 तक राज किया। ये दोनों जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट राजा थे पल्लवा डायनेस्टी के। पल्लवाज आर ऑल्सो मेंशन्ड इन समुद्रगुप्तास प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो प्रशस्ति लिखी गई है उसमें पल्लवाओं के बारे में मेंशन किया गया है। इट इज सेड दैट द पल्लवा रूलर विष्णु गोपा वाज द डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। ऐसा कहा जाता है कि पल्लवा राजा विष्णु गोपा को समुद्रगुप्त ने हराया था। द पल्लवाज रूल्ड फ्रॉम कांचीपुरम एंड देयर किंगडम एक्सटेंडेड टिल द कावेरी डेल्टा। पल्लवा लोग जो थे ये कांचीपुरम से राज करते थे और उनकी जो किंगडम थी वो कावेरी डेल्टा तक फैली हुई थी। डेल्टा आपका होता है दो नदियों के मिलने से जो ट्रायंगुलर लैंड का एरिया मिलता है, ठीक है, बन जाता है नेचुरली, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो कावेरी नदी का जो डेल्टा बना हुआ था, ठीक है, वहाँ तक इनका राज्य फैला हुआ था। देयर वॉज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द चालुक्याज एंड द पल्लवाज। कॉन्स्टेंट स्ट्रगल यानी लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी चालुक्य और पल्लवा राजाओं में। बोथ किंगडम्स वर नोन टू रेड वन अनदर ऑन मेनी ओकेजन्स। अलग अलग मौक़ों पर दोनों राज्य आपस में लड़ा करते थे एक दूसरे से। स्पेशली द कैपिटल सिटीज़, खासकर जो राजधानी शहर थे, विच वर नोन टू बी प्रॉस्परस सिटीज़, जो कि बहुत ही समृद्ध शहर उस समय के माने जाते थे। तो उन शहरों की प्रॉपर्टी को लूटने के लिए, रुपये पैसे को हड़पने के लिए एक दूसरे के ये आपस में सब लड़ा करते थे। अब आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज क्वाइट सिमिलर टू वॉट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ अर्लियर डायनेस्टीज। प्रशासन जो था यहाँ का, राजकाज जो था इन डायनेस्टीज का, वॉज क्वाइट सिमिलर टू वॉट एग्जिस्टेड
अर्ली पुराने समय के जो साम्राज्य थे, जो राज्य थे, उनमें जिस तरीके का शासन था वैसा ही यहाँ का ही शासन था। लैंड रेवेन्यू कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जमीन से टैक्स वसूल करने का जो तरीका था वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स था टैक्स को वसूलने का। एंड द विलेज वाज स्टिल कंसीडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और गांव को अभी भी जो यानी गांव में होते थे उन्हें अभी भी प्रशासन की बेसिक यूनिट के रूप में जाना जाता था। जैसे आज भी गांव हमारे जो है शुरुआत वहीं से होती है। सबसे पहले गांव होते हैं, विलेज होते हैं, फिर आपके तहसीलें आते हैं, टाउन्स आते हैं, कस्बे आते हैं, फिर सिटीज़ आते हैं, फिर स्टेट्स होते हैं, फिर कंट्री होता है हमारा। तो इस तरीके से जो है उस समय भी यही सिस्टम चल रहा था। विलेज जो थी वो बेसिक यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, राजकाज संभालने की। और जो टैक्स वसूलने का तरीका था वो लैंड रेवेन्यू ही था, यानी ज़मीन से ही टैक्स वसूला जाता था। उसी से इन किंगडम्स की, इन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी इनकम होती थी। इन साउथ इंडिया 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस एग्जिस्टेड। साउथ इंडिया में 3 तरीके के गांव होते थे। दैट इंक्लूडेड द उर, सभा एंड नगरम, जिसमें शामिल होते थे उर, सभा और नगरम। ये 3 तरीके के विलेजेस होते थे। उर वॉज एन ऑर्डिनरी विलेज। उर होता था वो सबसे साधारण गांव होता था। दैट वॉज फाउंड बाय द टैक्स पेइंग रेजिडेंट्स, जो कि किराया देने वाले जो रहने वाले लोग थे केवल वही ऐसे गाँव में रहते थे। द सभा वॉज फाउंड बाई ब्राह्मणास एंड फंक्शन थ्रू अ कमिटी कॉल्ड वरियम्स। सभा नाम का जो विलेज होता था उसमें केवल ब्राह्मण लोग रहते थे और वो एक कमिटी के रूप में, ग्रुप के रूप में काम करते थे, जिन्हें वरियम्स कहा जाता था। नगरम्स वर फाउंड मेनली इन टाउन्स एंड सिटीज। नगरम्स जो होते थे वो खासकर कस्बे या शहर हुआ करते थे। दैट डेवलप्ड एज ट्रेड सेंटर, जो कि व्यापारिक केंद्र भी होते थे। ट्रेड सेंटर व्यापार के केंद्र होते थे। व्यापार मतलब जो हमारी ज़रूरत के जो सामान होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह बना दी जाती है कि अगर समुद्र के रास्ते से कोई चीज़ आ रही है समुद्री जहाज से, तो असम में उतारी जाएगी या फिर बॉम्बे में उतारी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटर्स होते थे उन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता था, ट्रेड सेंटर्स कहा जाता था। ऐसा आजकल भी होता है। जो भी हम लोग की ज़रूरत के सामान हैं जो बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं या कह लीजिए दूसरे स्टेट से आते हैं, इनर जो ट्रेड है हमारा, देश के अंदर ही जो व्यापार होता है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर पोर्ट्स बना दिए गए हैं, बंदरगाह बना दिए गए हैं, जहाँ पर ट्रेड का सामान यानी व्यापार का सामान जो बाहर से आ रहा है वो लाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो हम लोग के घर तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो व्यापारिक केंद्र पुराने समय में ये टाउन्स और सिटीज़ हुआ करते थे, ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे। द मेन फंक्शंस ऑफ द उर, सभा एंड नगरम वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। मेन फंक्शन जो उर और सभा और नगरम का होता था वो टैक्स वसूल करना होता था, मेंटेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता था, एंड सॉर्ट डिस्प्यूट्स सच एज इरिगेशन राइट्स, और छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने का काम भी इनके पास होता था, जैसे कि सिंचाई के अधिकार होना। सिंचाई यानी आपका जो पुराने समय में विलेजेस में हमारे एग्रीकल्चर वगैरह होता था, उनमें भाई विलेज पीपल को इरिगेशन की भी ज़रूरत होती थी, पानी की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे अधिकारों को देने के लिए यही इनका काम होता था। और सभा और नगरम नाम की जो जगह हैं, जो प्लेसेस हैं, ये सब फैसिलिटीज़ देते थे लोगों को। ये हो गया आपका चैप्टर। नेक्स्ट ऑन थैंक यू वेरी मच।